अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट सीरीज़। आई नो कि काफ़ी टाइम बाद मेरा पॉडकास्ट जो है अपलोड हो रहा होगा, क्योंकि उसका मेजर रीज़न एक ये भी था क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है मेंटेनेंस फेस पे था और अभी भी इनफैक्ट के मेंटेनेंस इसकी चल रही है। लेकिन खैर मैंने सोचा कि पॉडकास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है उनके साथ मैं पॉडकास्ट डिले नहीं कर सकता था। क्योंकि जब मैंने इनका इंस्टाग्राम पे काम देखा तो मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि नहीं यार, इनको मैं पूछता हूँ, अप्रोच करता हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट में आती हैं तो मेरे पॉडकास्ट की जो रौनक मैं कहूँगा बल्कि इंक्रीज़ हो जाएगी। और इनफैक्ट जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई मैंने इनको ऐसा पाया कि मतलब शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। माजबीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैलाश, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग, क्योंकि मुझे पता है किसी के लिए बिजी रूटीन से टाइम निकाल के आना किसी के पॉडकास्ट में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आपने टाइम निकाला। कैसी चल रही है मसरूफियात वगैरह? मसरूफियात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई हैं। एज़ यू नो कि हम लोगों ने स्टूडियो खोला है अपना, एंड जस्ट वर्किंग विद दैट, वर्कशॉप्स, क्लासेस, तो काम काफ़ी ज़्यादा है और मज़ा भी आ रहा है, एक्साइटिंग भी है, हार्ड भी है। कूल। इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा था, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं आपसे ही आपसे खुद से ही कहूँगा इंट्रोडक्शन दे, क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, आपका पोर्टफोलियो इतना लंबा है कि मैं कोई चीज़ मिस आउट ना कर जाऊँ जो कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। सो आप मुझे बताएं अपनी जर्नी के बारे में, क्या है सारी चीज़ें। सो माई जर्नी, मैं आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली आई स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट। आर्ट कंप्लीट नहीं हो सका, आई गॉट मैरिड। देन एक होती है इंसान के अंदर ना नीड फॉर डायरेक्शन, नीड टू डू समथिंग, सो आई वाज मैरिड इनटू फैमिली ऑफ लॉयर्स, सो लॉ वाज द ओनली थिंग जो कि मैं कर सकती थी, तो मैंने लॉ कर लिया। लॉ करने के बाद आई वाज एक्चुअली वर्किंग प्रो बोनो एंड वॉलंटियरिंग एट एन NGO। तो वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स और मिसिंग पर्सनस, विमेन जो मेड्स मिसिंग हो जाती हैं, आई थिंक 2000s में, मिड 2000s में काफ़ी इस तरह के केसेस हो रहे थे, तो वो डायरेक्टली आई स्टार्टेड इन्वॉल्व HRCP के साथ एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर कहीं किसी तरह से ये हुआ कि भाई मुझे काउंसलिंग करने के लिए कहा गया। काउंसलिंग की तो अलिफ बे नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशन कर लेते हैं जस्ट टू हैव काउंसलिंग स्किल्स। बस फिर उसको कहते हैं ना कि जब वहाँ पे पहुँच जाए तो फिर आपकी वो कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री। बस एक दफ़ा मैं गई हूँ काउंसलिंग में, एक दफ़ा इन्होंने था बस साइकोथेरेपी की उसमें, तो फिर वो मेरे काम के साथ भी अलाइन होती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस के और जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम्स के साथ काम कर रही थी। तो वहाँ से फिर जेल के इनमेट्स के साथ काम करने का मौका मिला और रिहैब में काम करने का मौका मिला। तो मतलब फिर ज़रा वो पोर्टफोलियो डाइवर्स होता चला गया। At one point then I thought कि talk therapy is not enough। अपने लिए भी मुझे ये लगा कि ओके, क्योंकि मैं खुद भी थेरेपी में हूँ और एज ए साइकोथेरेपिस्ट आपको सुपरविजन और साइकोथेरेपी दोनों में होना होता है, बिकॉज ऑल्सो नीड स्पेस फॉर योर सेल्फ। सो मुझे भी ये लगता था कि ओके देयर इज सम लिमिटेशन। अच्छा, मुझे ये होता था शुरू में कि मेरा दिल चाहता था कि कहीं ऐसी स्पेस हो जैसे थिएटर हो, या जैसे कहीं मैं जाके सिंग कर सकूं। कोई अंदर एनर्जी है मेरे जो फंसी हुई है, वो कैसे निकलेगी? तो इसी चीज़ को कि इफ़ आई एम वर्किंग ऑन दैट then my clients will also benefit from it। True। तो फिर मैंने ट्रेनिंग सोमैटिक वर्क में करनी शुरू करी और उसके अंदर एक जर्नी में योगा भी आया। So basically मेरा काम है जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या ड्यू टू अब्यूज या फिर इस वजह से कि आपके साथ कोई मेंटल इलनेस है, दोनों चीज़ों में वो हेल्प करता है कि आप बात तो करें, लेकिन साथ साथ वो जो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टक हैं उनको भी आपके पास निकालने के एवेन्यूज हों। तो बस फिर उसी में करते करते हम इस जंक्चर पे पहुंचे कि जर्नी शुरू हुई ट्रॉमास की। जैसे आपने बात की ट्रॉमास के ऊपर, ट्रॉमास किस किस्म के होते हैं? ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत से लोगों को पता है कि किस किस्म के होते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत से ट्रॉमास ऐसे भी होते हैं जो बहुत से लोगों को आइडिया नहीं पाता। जैसे अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं तो लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक चीज़ आती है
पे हाथ उठाना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी डोमेस्टिक वायलेंस की आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा और भी किस्में हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कितनी किस्में हैं, और ट्रॉमास की अगर बात करूँ तो किस किस किस्म के ट्रॉमास हैं, और उसको हील करने के लिए आप किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रॉमा का अगर आप मतलब देखें तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को मार के कट कर देना, ब्लंट हिट कर देना। हम जब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि ऐसा इवेंट, सिंगल या मल्टीपल, जिसकी वजह से शदीद किस्म का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा हो जाए। ओके। ट्रॉमा इस तरह से भी हो सकता है कि आप मग हो गए, थेफ्ट हो गया, बर्गरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ट्रॉमा नेचुरल कैटास्ट्रोफीज का भी हो सकता है, ज़लज़ला आ गया, कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई, वॉर हो गई, ये सब ट्रॉमास होते हैं। ट्रॉमा जो होता है किसी इंसान के साथ, वो सिंगल इवेंट से भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही है, आपका अच्छा घर का माहौल है, आप अच्छे तरीके से रेज हुए हुए हैं, लेकिन एक इवेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो गया। ओके। एक होता है CPTSD, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके अंदर क्या होता है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, या तो आप पैदा हुए हैं उस माहौल में, या फिर किसी वजह से आप उस माहौल में चले गए हैं। जैसे जेल इनमेट्स हैं, किसी वजह से किसी को जेल हो गई, ऐसा ही है, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, वो एक लंबा पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट वहाँ पे पैदा हो जाएगा। किसी ने आपको किडनैप करके आपको अपने साथ रख लिया सालों, वहाँ पे पैदा हो जाएगा। अब्यूसिव एनवायरनमेंट में अगर आप पैदा हुए हैं, या आपकी शादी हुई है, या आपके घर में कोई इस तरह का फैमिली मेम्बर है जो कि अब्यूसिव है, वहाँ पे ये CPTSD हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड छोटे छोटे इवेंट्स हर वक्त होने से भी एक अंदर ट्रॉमा पैदा हो जाता है। ओके। तो बेसिकली मेरे पास जो लोग आते हैं वो वही होते हैं जिनके एनवायरनमेंट के अंदर कंटिन्यूस अब्यूज होती है ओवर द इयर्स। ओके। तो अब उनके लिए नॉर्मल क्या होता है कि वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रह रहे होते हैं, और उस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में बॉडी हर वक्त हाइपर अलर्ट रहती है। ओके। और उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि कहीं कोई ज़रा सा खट से आवाज़ आ जाए ज़ोर से तो आप चौंक जाएंगे, आप बार बार ओवर द शोल्डर देखेंगे, आप कमरे से बाहर निकलेंगे, अपने घर में जाएंगे, कमरे से निकल के तो आप सबके मूड्स देखेंगे, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होगी आपकी, अनसर्टेनिटी होगी, कौन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों से भी ट्रॉमास होते हैं। अच्छा, सिंगल इवेंट ट्रॉमा की तरफ अगर हम जब दोबारा आते हैं तो लेट्स से कि कोई फैमिली पिकनिक पे गए हैं और वहाँ पे आपका एक डूबने का इंसिडेंट हो जाता है, और अगर आपको सफिशिएंट केयर, उस वक्त आपकी अम्मी ने भी आपको गले लगा लिया, सबने प्यार किया, आपका ट्रॉमा रिजॉल्व हो गया, लेकिन अगर आपको वो सफिशिएंट केयर उस टाइम पे और होल्डिंग ना मिले तो वो ट्रॉमा बॉडी के अंदर रह जाता है। ओके। अब बॉडी के अंदर ब्रेन भी है, और हर चीज का हेड क्वार्टर जो है वो ब्रेन है। राइट। जब ट्रॉमा ब्रेन के अंदर होता है तो फिर हमारे न्यूरो पाथवेज इफेक्ट हो जाते हैं। अब उससे सारी आपकी पैथोलॉजीज भी हो जाती हैं, इलनेसेस भी हो जाती हैं, हार्मोनल इलनेसेस हो जाती हैं, जिसमें थायराइड का हाइपो या हाइपर होना, PCOS वुमेन के अंदर होना, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन हैपन, हाइपरटेंसिव, डायबिटीज, व्हाटएवर, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और उससे आप दुनिया को देखने का अंदाज भी आपका बदल जाता है। आप अपनी बॉडी के अंदर सेफ फील नहीं करते। जब आप अपनी बॉडी के अंदर सेफ फील नहीं करते तो फिर आप बाहर किसी को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो दुनिया एक थ्रेटनिंग प्लेस लगने लग जाती है जिन लोगों को ट्रॉमा होता है। ओके। ब्रेन एक नॉर्मल इंसान जिसने ट्रॉमेटिक इवेंट्स एक्सपीरियंस नहीं किए हुए, उस ब्रेन का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है एज अपोज टू पर्सन हु हैज़ बीन इन थ्रू ट्रॉमा। ओके। स्पेशली जिस वक्त ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और हम छोटे होते हैं और हम अपनी जो दुनिया है
उसका मीनिंग जो हम देते हैं कि दुनिया क्या है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, वो मीनिंग हम अपने डेवलपमेंटल ईयर्स में 0 to 5 में ही बना लेते हैं। अब अगर किसी के केयर गिवर्स, मदर, फादर, पेरेंट्स, और पेरेंट्स नहीं हैं या पेरेंट्स एब्सेंट हैं इमोशनली, फिजिकली, जिस भी तरीके से, या हैं और इनकंसिस्टेंट हैं, अब्यूसिव हैं, वहाँ पे एक इस तरह का ट्रॉमा पैदा होता है जो कि लोगों को पता नहीं चलता कि वो ट्रॉमा है, मगर वो उनके बिहेवियर्स के अंदर अडल्टहुड में भी नजर आता है। ओके, ट्रॉमा से निकलना कितना मुश्किल है, एंड आई बिलीव के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई बिलीव कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में बहुत से लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है, और वो ओवर द ईयर्स वो रह जाती हैं उनके दिमाग में, और एक एक्सीडेंट ये होता है कि अगर मेरे साथ कल कोई चीज़ हुई, कल वाले एक्सीडेंट से निकलना ट्रॉमा से आसान है, या जो ओवर द ईयर्स बचपन से मेरे जहन में कोई चीज़ है उससे निकलना आसान है? इसकी थेरेपी के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इन दोनों में से किससे इजीली आप निकल सकते हो? बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। Okay. अच्छा, इनको चंक डाउन करें। सबसे पहले आपने क्या पूछा था कि ट्रॉमास कितने किस्म के होते हैं, और दूसरा है कि ट्रॉमा जैसे 2 किस्म के हैं, एक हमारे साथ कल हुआ और एक बचपन से हुआ। ओके, तो कल जो ट्रॉमा हुआ, लेट्स से आपका ट्रॉमा हुआ 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, सारे साल में आपके केयर गिवर्स ने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया और आपके इंटरनल रिसोर्सेज बिल्ड हो गए। आपको पता चल गया कि डिस्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, लॉस को हैंडल कैसे करना है, तो आपके पास वो ऑलरेडी मटेरियल मौजूद है, आपके पास आपकी बुनियादें जो हैं वो मजबूत हैं, तो फिर ट्रॉमा से निकलना आसान होता है। ओके, एज अपोज टू दोज पीपल जिन लोगों को ये चीजें बचपन में ही नहीं मिली। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बंदा मैच्योर हो जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा ही है? मैच्योरिटी तो पहले बताएं, मैच्योरिटी की डेफिनेशन। मैच्योरिटी ये कि जिसमें ऑफ कोर्स, अब तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी एक ये हो सकती है कि नंबर ऑफ इयर्स आप इस दुनिया में रहे हैं, बिल्कुल, और एक ये भी होता है कि दुनिया के एक्सपीरियंसेस से आपने कितना सीखा है। बिल्कुल, दुनिया के एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए भी आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। दुनिया मेरे लिए वही है जिस नज़र से मैं देखती हूँ। रियलिटी हर एक इंसान की डिफरेंट होती है। अगर आप दुनिया में सेफ फील करते हैं तो आप कहेंगे दुनिया बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप सेफ फील नहीं करते, आपके घर में थ्रेट है, आपको डर लगा रहता है, आपको लगता है कि कोई भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, तो दुनिया आपके लिए सेफ नहीं है। आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। राइट। तो मैच्योरिटी जिसको आप कह रहे हैं, मेंटल मैच्योरिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो ये होती है कि आपने ओवर द इयर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन की कि अच्छा ओके, ये चीज़ें मेरे साथ सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे केयर गिवर्स ने ये सारी चीज़ें की, अब मैं उसके लिए अपने आप को अडल्टहुड में चेंज करने के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ओके, अगर किसी के लाइफ में कोई ट्रॉमा है, ठीक है, उसको अगर वहाँ से निकलना है तो किस तरह से वो निकल सकता है? ओके, किस तरह से निकल सकता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। जब आप इग्नोरेंट होंगे किसी चीज के, माइंडफुल ही नहीं होंगे, तो फिर आप निकलेंगे। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप अपने बिहेवियर से आइडेंटिफाई करते हैं ना, अपने रिएक्शन से कि अच्छा भाई, मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों करने लग जाती हूँ, मैं चिढ़ती क्यों हूँ इस बात पे, मुझे लोग बुरे क्यों लगते हैं, मेरी दोस्तियाँ क्यों नहीं होती, मेरे रिलेशनशिप्स कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते हैं, या मैं पहले ऐसा था या अब ऐसा हो गया हूँ, क्यों मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, सडनली मुझे क्या हो गया है, बिल्कुल, या मुझे वर्क में लॉस हो रहा है, या मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, या मैं लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ मीन हो, तुम चीख के बात करते हो, तुमसे सब घर में डरते हैं, तो क्या हो रहा है मेरे साथ। सबसे पहले तो एक इनसाइट जिसे हम कहते हैं, इनटू योर ओन बिहेवियर, वो होनी बहुत जरूरी है, और चेंज का आगाज वहीं से होता है जब आपको एहसास होता है कि ओके, समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। ओके, ट्रू। और अगर आइडेंटिफाई हो गया, फिर उसको क्या वो खुद से निकल सकता है या उसको कोई थेरेपी वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी?
अच्छा देखें, खुद से तो निकल सकते हैं अगर वो सारी चीज़ें कर सकें जो कि एक प्रोफेशनल आपको करने के लिए देता है। देखें, ट्रॉमा का मतलब ये है कि आप सेफ फील नहीं कर रहे ना, तो सबसे पहले तो आपको एक मॉडल चाहिए जो आप फॉलो कर सकें कि सेफ्टी फील कैसे होती है। अगर आपने कभी जिंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट फील ही नहीं किया हुआ तो आप उधर ही रहेंगे ना। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस में और बीइंग ऑटोनमस में फर्क होता है। इंडिपेंडेंट हो गए, आपने कहा कि जी ओके जी मेरे घर वालों ने मुझे ट्रॉमा दिया है, मैंने इनसे मिलना ही नहीं है, या मेरे इस रिलेशनशिप ने ट्रॉमा दिया है, मैं इनको छोड़ दूं। अब What do you do? अब क्या करना है आपने? आप उन्हीं पैटर्न्स के अंदर स्टक रहेंगे ना सारी उम्र। उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक सेफ स्पेस की ज़रूरत होती है और एक ऐसे इंसान की भी ज़रूरत होती है जो आपको ये बता सके कि कुछ चीज़ें किस तरह की जा सकती हैं, आपको फैसिलिटेट कर सके, गाइड कर सके कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत भी है, या और आप आराम से बैठ के उन चीज़ों को प्रोसेस कर सकें। ये इसी तरह से है कि खांसी नज़ला होता है तो हम घर में दवाइयाँ ले लेते हैं, हम एक आध दफ़ा डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो हमें एंटीबायोटिक बताते हैं और फिर हम कहते हैं लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था, ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है, ये वाली मतलब सेल्फ मेडिकेट कर रहे होते हैं एंड इट वर्क्स ऑल्सो। बिल्कुल। मगर उसके लिए भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, ज़रूरी है भी है। अगर हम खांसी में जॉइंट पेन्स की दवा ले लें तो वोंट हेल्प, राइट? तो इसी तरीके से आप खुद कर सकते हैं, बट देन यू नीड टू हैव सम नॉलेज। पीपल रीड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, a lot of podcasts, a lot of videos that they are also helpful. मगर मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको over the years ट्रॉमा डेवलप हो गया है तो ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम के लिए सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो रिलेशनशिप्स की जैसे आपने बात की, ऑफ कोर्स ये एक ऐसा टॉपिक है रिलेशनशिप्स तो आई बिलीव कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये मतलब ये है बिल्कुल क्योंकि सब चीज़ें वहीं से निकल ऐसा ही है, क्योंकि रिलेशनशिप वो चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका फादर मदर का भी हो सकता है, सिबलिंग्स का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, आजकल के कल्चर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है। क्योंकि आजकल जैसे मैं अपने दौर में रहता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में रहता हूँ, तो बहुत से रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं होते, ठीक है। क्या रीजंस हैं? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि पहले के दौर में इतनी जो है रिलेशनशिप्स टूटने की वजूहत या रिलेशनशिप्स टूटने के केसेस नहीं होते थे। हाँ, अब ज़्यादा हो गए। ज़माने में तो देखे ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कितने कम थे। जिसको कोई चीज़ें मालूम होती थी उसको कुछ समझा जाता था कि अरे वाह इन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं, इनके पास नॉलेज है। अब तो नॉलेज आपके बेड साइड के ऊपर है, इट्स इन योर पाम, एक्सेस टू नॉलेज। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास नॉलेज होती है तो अवेयरनेस भी आती है, जब अवेयरनेस आती है तो फिर चेंजेस भी आते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट पीपल आर थिंकिंग दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग और वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। Okay. पहले क्या होता था कि ये तो ऐसा ही होता है, इसी तरह होते हैं, अम्माएं तो चप्पलों से ही मारती हैं, अब्बा तो बेल्टों से ही मारते हैं, हमारे अब्बा तो इतना मारा करते थे और लोग मान भी लेते थे। हाँ जी, अब्बा का तो काम ही मारना है, और हम तो अपने अब्बा से इतने डरते थे कि हम छुप के बैठ जाते थे, अब्बा से तो हम बात ही नहीं कर सकते थे, और अम्मी तो बात बात पे हमें गालियां देती थी और चप्पलें मारती थी। बिल्कुल। अब बच्चे उठ के खड़े होके ये कह सकते हैं कि आपने सही नहीं किया, ये आप पेरेंट्स को कॉल आउट कर सकते हैं, पेरेंट्स को चैलेंज कर सकते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। ओके, कि आपने किया तो क्यों किया, मेरी गलती थी नहीं की, कोई बात की बात है कि आपने किया तो क्यों किया। एग्जैक्टली। अगर मैं डाइवोर्सेस की बात करूँ, ऑफ कोर्स क्योंकि आपने इन चीज़ों पे काफ़ी काम किया है, ट्रॉमास वगैरह पे, एंड आई बिलीव के ट्रॉमास में भी आपके पास ज़्यादातर केसेस रिलेशनशिप्स के ही आते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम होता है जैसे हम साइकोथेरेपी में कहते हैं कि क्लाइंट कम्स विद अ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। ओके। तो जब क्लाइंट आएगा, इसीलिए आएगा ना कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, आजकल की लाइफ में इस वक्त मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो रहा है, या माय हस्बैंड्स चीटिंग ऑन मी, और आई एम नॉट हैप्पी इन माय मैरिज, और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, या मेरा काम में दिल नहीं लग रहा, आई एम नॉट एक्सेलिंग इन माय प्रोफेशन, मुझे वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है।
इनके लिए आते हैं ना, कोई ये कहने के लिए नहीं आता कि मैं जब 5 साल की थी तो मेरे साथ ये हुआ था, मैं उसके लिए आई, बिकॉज हम वो वाले इवेंट्स को बैरी कर चुके होते हैं। हम कहते हैं वीव टॉक्ड अबाउट इट, वी डन एंड डस्टेड, ये हो गया, खत्म हो गई इसकी कहानी। जब वो आते हैं तो फिर जब लेयर बाय लेयर पता चलता है कि ओके अभी जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेट्स स्टिक विद रिलेशनशिप्स एंड नॉट अदर थिंग्स, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। सो अभी अगर मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वहां से आ रहा है, क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट जो हमें ह्यूमन इंटरैक्शन का मिलता है वो सबसे पहले हमें अपनी मदर से मिलता है, और फिर फादर से मिलता है, और फिर सिबलिंग्स से मिलता है, और फिर एक्सटेंडेड फैमिली से मिलता है, फिर टीचर्स से मिलता है, और फिर हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, दोस्त बनते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ रिलेट करते हैं तो जो यूनिट है हमारा वो कौन है? मदर एंड फादर। घर का माहौल, घर के अंदर अगर सीक्रेट्स रखे जाएंगे, घर के अंदर अगर अनप्रेडिक्टेबल माहौल होगा, घर के अंदर अगर आपको पुट डाउन्स किए जाएंगे, आपको शेम किया जाएगा, आपको कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी इन शॉर्ट अगर आपकी इमोशनल नीड्स बचपन में मीट नहीं हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके अडल्ट रिलेशनशिप्स में आएगा। People can deny that कि नहीं सब कुछ ठीक है, because that's denial, और denial क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करो लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। अगर शॉर्ट करके मुझे आप बता सके कि लाइफ में आपके कभी कोई ऐसा केस आया हो जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मेमोरेबल रहा हो, कि ये केस जो है ना इसको मैनेज करने में, इसको हैंडल करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बाकी आप शॉक हो गए हो कि ये केस भी हो सकता है, बिल्कुल समराइज करके, बहुत सारे केस समराइज करके, कोई एनी वन केस। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक इस किस्म का केस है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ही का केस है, और उसको देखकर मुझे ऐसे फील हुआ कि ऐसा भी होता है। ओके। यूजुअली जब हम ड्रामास देखते हैं, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होता। एंड मी वर्किंग विद पर्टिकुलरली विमेन फॉर सो मैनी ईयर्स, मतलब कुछ इस तरह के केसेस आते हैं जिस पे आपका मुंह खुला रह जाता है कि ओह वाओ, ये भी हो सकता है। Parents can do that to their children. ओके। अच्छा, रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप में बहुत से लोगों ने नाम सुना होता है कि लफ्ज़ लिए सुना हुआ होता है कि रिलेशनशिप स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, एंड आई बिलीव कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट स्टाइल्स, हाँ बिल्कुल, कि उसमें अलग अलग किस्में होती होंगी। उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात करना चाहें कि कितनी किस्में होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं अटैचमेंट स्टाइल? ओके, सो लेट्स से कि अटैचमेंट स्टाइल होता ही क्या है पहले। तो हम लोगों ने शुरू में जब बात की थी कि हमें केयर मिलती है जब हम पैदा होते हैं, और वहाँ से हमारा या तो एक हेल्दी रिलेशनशिप्स और पेरेंट्स के साथ जो हेल्दी माहौल होता है घर में, वहाँ से हमारी हेल्दी अप्रोच आती है और ट्रॉमास नहीं होते। लेकिन घरों के माहौल और स्पेशली आपके पेरेंट्स का अप्रोच आपकी तरफ, एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, वो किस तरह से है, तो वहीं से हम अपनी जो अटैचमेंट्स हैं वो पिक करते हैं। लेट्स से कि आपकी अम्मा ओवर प्रोटेक्टिव है और आपको कहीं नहीं जाने दे रही हैं, और आप बस बिल्कुल जैसे वो मंकी अपने बच्चे को चिपका के रखता है अपने साथ, आप वैसे चिपके हुए हैं, तो आपके इनसिक्योर अटैचमेंट्स होंगी। दो तरह की होती हैं, एक इनसिक्योर होती है और एक सिक्योर होती है। सिक्योर अटैचमेंट के बारे में हम बात करेंगे बाद में। इनसिक्योर अटैचमेंट्स में आती हैं आपकी एंग्शियस अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट्स, ambivalent attachments, और the other one is disorganized attachment. तो ये अटैचमेंट स्टाइल्स हैं बेसिक से हमारे। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि देखें इंसान कैटेगरीज के अंदर नहीं है ना, कि बॉक्सेस के अंदर नहीं बना हुआ। अगर कोई इंसान एंग्शियस है तो वो किसी वक्त अवॉइडेंट भी हो सकता है, और अगर कोई इंसान अवॉइडेंट है तो वो किसी वक्त एंग्शियस भी हो सकता है। एक सिक्योर इंसान भी किसी वक्त इनसिक्योर फील कर सकता है। तो हम इंसान बड़े ओवरलैपिंग होते हैं। हमारी जो अटैचमेंट्स, लेट्स से कि बचपन में अगर हमारे पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, वो आते थे तो हमें सुकून तो मिलता था, लेकिन वो आके गुस्सा करते थे तो हम ये सोचते हैं कि
ये ना ही आया करे तो अच्छा है, या प्रॉपरली टाइम नहीं हमें मिल पाया, या प्रॉपर टाइम हमें नहीं मिल पाया, हमें निग्लेक्ट किया गया इमोशनली, या फिर हमें मारा पीटा गया। यहाँ से लेट्स से कि आपके पेरेंट्स घर में एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, इमोशनली एब्सेंट फादर है और एक डिप्रेस्ड मदर है, तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? मतलब कि आप समझ से बाहर होगी, मोस्ट प्रोबेबली अवॉइडेंट बिल्कुल एंड एंग्शियस बोथ, क्योंकि दोनों पेरेंट्स हैं ना, अब दोनों की डिफरेंट नेचर है ना। तो एंग्शियस इंसान क्या करता है? एंग्शियस इंसान जब ये अटैचमेंट स्टाइल जिनका होता है, वो अपने रिलेशनशिप्स में हर वक्त उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए होती है, टेल मी यू लव मी, टेल मी यू लव मी। ट्रू। वो हाइपर विजिलेंट होते हैं कि अच्छा इसने ऐसे बोला तो क्या ये मीन्स, इसका क्या मतलब है, राइट? और ये चीज़ें आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। आप रील्स भी बड़ी देखते हैं कि ओके ही लाइक्ड माय पोस्ट, व्हाट डज दैट मीन? बिल्कुल, उसने मेरी स्टोरी लाइक की है ना? तो ये सारी यू आर ड्राइविंग मीनिंग इनटू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज यू आर जस्ट सिटिंग एंड सीइंग कि अच्छा अब ये क्या करने लगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये क्या कर रही है, क्या ये मुझे पसंद करती है, क्या नहीं करती। हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर भी होता है, वो आया, वो घर में उसने ऐसे बात की, व्हाट डज दैट मीन? उसने मुझसे चाय नहीं मांगी आज। हम रीड इनटू कर रहे होते हैं, दिस इज एंग्शियस स्टाइल। ओके, जैसे केसेस आते हैं मोबाइल का पासवर्ड हमें नहीं बताया हुआ, हमें मोबाइल नहीं यूज़ करने दिया जाता, क्या रीज़न है मोबाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, तो ये ट्रस्ट इश्यूज जिनको आप कह सकते हैं ना, बिल्कुल, या नीड फॉर मोर अश्योरेंस। आपकी ज़रूरत है कि आपका पार्टनर आपको हर चीज़ खोल के दे दे और बता दे ताकि आपको सुकून मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है। यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एंड बीइंग अ डिटेक्टिव। कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि आपके जहन में चीज़ बैठी है, या मुझे बताओ कि कहाँ हो, अपनी लोकेशन मुझे दो, मुझे पता होना चाहिए कि तुम किधर हो। अच्छा, इससे ये दो चीज़ों से आ सकता है। एक ये भी हो सकता है कि जो इंसान ये कर रहा हो उसकी एंग्शियसनेस एक अवॉइडेंट पार्टनर ने इवोक की हो, राइट? हम सबको सिक्योरिटी चाहिए होती है, हम सबको मालूम करना होता है कि अच्छा हम सेफ हैं या नहीं हैं अपने रिलेशनशिप्स में। लेट्स से कि अगर एक अवॉइडेंट पार्टनर है जो नहीं बता रहा कुछ भी अपने बारे में, आपको पता ही नहीं, आप सोच रहे हैं, अच्छा डिसाइफर कर रहे हैं हु इज़ दिस पर्सन, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है क्या नहीं है, यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग 2+2 इन योर रिलेशनशिप, तो वहाँ एंग्शियसनेस आएगी। ओके। अवॉइडेंट पार्टनर जो है वो पुश अवे करेगा, एंग्शियस पार्टनर जो है वो चेज करेगा, तो वो एक कैट एंड माउस का गेम चलता रहेगा। अच्छा, दो अवॉइडेंट पार्टनर्स जो हैं वो सबसे सही रहेंगे, वो उसको अवॉइड करेगा, वो उसको अवॉइड करेगा, रिलेशनशिप बनने से पहले होगा ही नहीं। आप अपनी लाइफ में खुश रहे। हाँ, अच्छा, दो एंग्शियस पार्टनर्स दोनों एक दूसरे को हर वक्त रीअश्योर करते रहेंगे, तो दे काइंड ऑफ लाइक मैच मेड इन हेवन। कि आपको भी जरूरत है कि हर वक्त मुझे रीअश्योरेंस दी जाए, मुझे भी जरूरत है, तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज हैप्पी। दुनिया में फिर कोई और एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल। अच्छा, सबसे मुश्किल होता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल के पार्टनर्स के साथ जिंदगी गुजारना, क्योंकि उनकी इमोशनल रेगुलेशन बड़ी केओटिक होती है। ओके, दे आर वेरी रिएक्टिव। सब ये और हैविंग सेड दैट इट डजंट मीन कि अगर वो एंग्शियस है तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, विच मीन्स के दो अटैचमेंट स्टाइल्स, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड एंग्शियस, कैन एग्जिस्ट इन वन पर्सन। अवॉइडेंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन वन पर्सन, जिसको जो नार्सिसिज्म में आपको नजर आता है कि वो अवॉइडेंट भी है, रिएक्टिव भी है, विंडिक्टिव भी है, कि आपको सजाएं दे रहे हैं रिलेशनशिप में कि तुमने ये किया, अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। या छोटी सी बात को ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देना, जिसमें रिलेशनशिप ड्रामास होते हैं। वो सारी चीज़ें कम्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। ओके, इस पर मेरा एक सवाल है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि यार इन चीज़ों को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है या हील किस तरह किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि मेरे भी दोस्त वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि प्राइवेसी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हस्बैंड वाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं होती, बहुत से लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में प्राइवेसी होती है।
तो व्हाट यू बिलीव इन इट कि यार हस्बैंड वाइफ में प्राइवेसी होती है या नहीं होती, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात की है। हर इंसान के हर रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्रीज होनी चाहिए, जिसको आप प्राइवेसी कह रहे हैं। हर इंसान अपनी बाउंड्रीज को खुद प्रोटेक्ट करे और दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करे, एंड दैट इज रिगार्डलेस ऑफ हस्बैंड वाइफ, एनी रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज का क्या मतलब है? बाउंड्रीज होती हैं लिमिट्स, जो हमारी लिमिट्स है कि ये मेरी लिमिट है, मुझे इतनी प्राइवेसी चाहिए, मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिन में अकेले चाहिए। I am not going to tell you what I'm talking to my friends with. I will not ask your permission to go to my mother's house. True. ये बाउंड्रीज होती हैं। इसमें फिर आ जाता है स्पेस देना एक दूसरे को, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे के ओपिनियन की, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के ऊपर, और हर इंसान का राइट है प्राइवेसी का, उसको इन्वेड ना करना। ऑल्सो अट्यून होना अपने पार्टनर की अटैचमेंट स्टाइल से कि ओके दिस पर्सन needs more reassurance, or this person needs a lot of space, does not need reassurance, or मेरी बीवी को अच्छा लगता है कि मैं उसको बता के जाऊं, मेरी ज़रूरत नहीं है ये, मगर उसके सुकून के लिए चलो मैं बता जाता हूँ। तो ये बाउंड्रीज होती हैं, और इसमें प्राइवेसी भी आ जाती है, इसमें रिस्पेक्ट भी आ जाता है, इसमें गिविंग स्पेस टू ईच अदर भी आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है किसी भी रिलेशनशिप को कामयाब रखने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। बाउंड्रीज बिल्कुल। बहुत से लोगों के जैसे एग्जांपल्स देता हूँ कि केसेस आते हैं कि यार हमारा रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसकी XYZ कोई भी वजूहत हो सकती हैं, बहुत से मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। अगर उसका रिलेशनशिप कामयाब नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसको मेंटल सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए या हीलिंग करने के लिए उसको क्या करना चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा उसमें मेंटली सुकून में अपनी उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सके? तो हाउ दे कैन हील? ओके, सबसे पहले तो लेट्स एड्रेस कि किसी इंसान का रिलेशनशिप कामयाब नहीं चल रहा, देयर मस्ट बी रीजंस, ठीक है। हमने बाउंड्रीज की बात की थी। बाउंड्रीज कम्युनिकेट किस तरह की जाती हैं? बाउंड्रीज कम्युनिकेशन के थ्रू, अल्फाज के थ्रू, अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर्स के थ्रू कम्युनिकेट की जा सकती हैं। रिलेशनशिप्स अक्सर ख़त्म होते हैं इस वजह से कि कम्युनिकेशंस ख़त्म हो जाती हैं। कम्युनिकेशंस का मतलब ये नहीं है कि आओ खाना खाने बाहर चले जाएं, चलो आओ मूवी देख लें, और अपने दोस्तों के किस्से सुनाने लगें, और अपने प्रॉब्लम्स और इधर उधर की बातें और बच्चों के बारे में बातें और घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम बात तो करते हैं, मेरे पास अगर कपल्स आते हैं तो वो ये कहते हैं हाँ बात तो हम लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, और आमतौर पर एक जोकिंगली हस्बैंड्स भी बोलते हैं कि मेरी बीवी तो बहुत बोलती है, राइट, बट दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ आप इनफ ट्रस्ट और इनफ सेफ फील कर रहे हैं वो चीज़ें एड्रेस करने के लिए जो आपके रिलेशनशिप्स के रोड ब्लॉक्स बन रहे हैं। कम्युनिकेट कर दिया आपने, ओके। अब हम आते हैं कि आपने कम्युनिकेट तो कर दी ये बात, लेकिन आपने ये देखा कि ओके पीपल ग्रो एंड दैट्स ओके, पीपल ग्रो डिफरेंटली। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी साथ रहें, राइट। आपने देखा कम्युनिकेट करके कि अब हम साथ कंपैटिबल नहीं हैं, बिल्कुल, और रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, शादी खत्म हो गई। यूजुअली ये मेसी होता है, बट लेट्स से एक आइडियल सिचुएशन के अंदर दोनों लोग अवेयर हैं और दोनों लोगों को पता है अपने अच्छा और बुरा, एंड देन दे पार्ट वेज। वैसे तो जब रिलेशनशिप टूटता है तो वो कोई भी चीज़ टूटती है, घर में बर्तन भी टूटता है तो छन की आवाज़ तो आती है, आराम से तो कोई चीज़ टूटती नहीं है, बिल्कुल, राइट। तो अब उसमें से हील किस तरह करें? सबसे पहले तो ये कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने आप को कंपैशन देना, फाइंडिंग सपोर्ट व्हाटएवर वे, प्रोफेशनली, फैमिली, फ्रेंड्स, एंड नॉट सेल्फ ब्लेमिंग, वर्किंग ऑन पर्सनल ग्रोथ is very important to heal from any grief, any trauma. तो
अपने आप को समझना और ये समझना कि ओके मेरी ज़रूरतें क्या हैं। जब आप समझते हैं ये, हम ज़्यादातर अपने पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स में जब रहते हैं तो हम ऐसे ही पार्टनर्स चूज करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल से आता है चाइल्डहुड वुंड। बिल्कुल। हमारा मकसद क्या है एज ह्यूमन बीइंग, हम अनकॉन्शियसली अपने चाइल्डहुड वुंड को हील करने के लिए निकल पड़ते हैं और हम ऐसे पार्टनर्स चूज करते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मेरा उसके साथ एकदम कनेक्शन हो गया, वी फेल्ट कनेक्टेड। वो कनेक्शन क्या होता है? वो कनेक्शन एक अनकॉन्शियस फेमिलियरिटी होती है जो हम किसी के साथ महसूस करते हैं, और वो कहाँ से आ रही होती है? अब अगर आप साइकोथेरेपी के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो पता ये चलता है कि ओके दिस पर्सन वेरी डीप, ये सामने से कभी भी नहीं, क्योंकि आपको कोई भी इंसान वो अट्रैक्ट नहीं करेगा जो आपकी अम्मी से मिलता हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना? लेकिन अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर आपकी वो नीड्स, लेट्स से इफ योर फादर वाज अवॉइडेंट and you go for someone who's avoidant, that is something that's going to be attractive for you. तो आप अपने पैटर्न्स में रहते हुए उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मकसद क्या है इस चीज का? हमारा इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो ये हमसे कह रहा होता है कि हील द वुंड्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, गो फॉर दिस पार्टनर, और अब इसको तुम खुश करो, फिक्स हिम, फिक्स हर, सेव हर, रेस्क्यू हर। डेमसेल इन डिस्ट्रेस है, उसको रेस्क्यू करो, ये इसकी इन चीज़ों को फिक्स करो। और वो फिक्सिंग करने के लिए हम अपना चाइल्डहुड वुंड फिक्स करने के लिए उन्हीं पैटर्न्स के अंदर रहते हैं और ऐसे ही पार्टनर्स चूज करते हैं जो ऑन एंड ऑन हमें हर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब जब हम हर्ट हो गए और हम निकले अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और रिफ्लेक्शन और हीलिंग जर्नी के ऊपर, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट मी अबाउट द पार्टनर्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर पीपल आई यूजुअली गो फॉर। मैं अपना वो अनहील्ड पार्ट हील करूंगी जो ऐसे पार्टनर्स तलाश करता है जो मुझे इन दी एंड हर्ट करें। एक डोपामीन निकलता है ना, एक एड्रेनलिन निकलता है ना, जो एडिक्टिव होता है, आपको वही चाहिए होता है। जो लोग एडिक्टेड होते हैं केओस के, वो बचपन से उनके घरों में एक शांति नहीं होती, वो उसी के आदी होते हैं, और फिर वही चीज अगर उनकी जिंदगियों में ड्रामा ना हो तो उनको सुकून नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर उनके हेल्दी रिलेशनशिप्स हों तो वो बोर हो जाएं। अगर पार्टनर प्रिडिक्टेबल हो तो उनको कि ये तो भाई कुछ होता ही नहीं है, ये तो इतना बोरिंग है। आपने बहुत जगहों से सुना होगा मेरा हस्बैंड तो बहुत बोरिंग है। तो वो इंटरनली आपको केओस चाहिए होता है, और ये हमारे पैटर्न्स होते हैं। हीलिंग के लिए ये जरूरी है कि आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सी चीजें डिस्ट्रक्टेबल हैं जो हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं अपने आप को, स्पेशली डिवोर्सेस के बाद, बिकॉज डिवोर्सेस में बहुत सारी चीजें स्टेक पर होती हैं। सो गेटिंग आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप मीन्स एक तो ये कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप फंक्शनल हैं, देयर इज ऑलवेज चांस टू ग्रो एंड फाइंडिंग योरसेल्फ एंड देन फाइंडिंग समवन हु इज कंपैटिबल विद यू। ओके, हम लेट्स से हमें कोई पसंद आ जाता है या हमारी किसी के साथ शादी हुई भी होती है, तो हम ये कहते हैं कि अब ये इंसान हमें हर चीज दे, मेरी सारी नीड्स ये पूरी करे। बिल्कुल। बेसिकली मोस्ट रिलेशनशिप्स ब्रेक बिकॉज योर नीड्स आर नॉट बीइंग मेट। तो हम क्या कर रहे होते हैं, ये इंसान है, अब ये मुझे सारी मेरी नीड्स देगा। हर एक के पास कैपेसिटी नहीं है वो चीज करने की। तो फिर जब आप अपने ऊपर वर्क करें तो फोकस ऑन द नीड्स। मेरी ये नीड्स हैं रिलेशनशिप में, ये मुझे चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दीज आर माई नीड्स। देन यू टेक दोज नीड्स एंड यू फिट पीपल। इन नीड्स को कौन मैच कर रहा है, ना कि ये इंसान है अब भाई तुम ये नीड्स दो मुझे। तो ये हम लर्न करते हैं when we work on ourselves।
a lot of people and professionals think, and sometimes I think that too, कि एक रिलेशनशिप में से निकल के या डिवोर्स के बाद आप अपने ऊपर वर्क करें और तब तक रिलेशनशिप में नहीं आए जब तक कि आप अपने ऊपर वर्क ना कर लें, या तब तक उन चीज़ों से ओवरकम आपने ना किया हो, जिस तरह एडिक्शन में होता है। बिल्कुल। मगर एडिक्शन का मसला क्या है? एडिक्शन में जब आप एब्सटेन करते हैं सब्सटेंस से तो आप हमेशा के लिए उसको छोड़ते हैं। अगर आप अल्कोहलिक हैं और आप रिहैब में जाते हैं तो आप अल्कोहल को छोड़ देंगे, बिल्कुल। अब आपने वो सब्सटेंस दोबारा नहीं करना है। रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप एडिक्शन होती है लोगों को, बिल्कुल। अपने पार्टनर की एडिक्शन हो जाती है लोगों को साथ रहने से, या सर्टेन चीजों की एडिक्शन होती है दैट सम पीपल कैन नॉट लिव विदाउट अ पार्टनर, अकेले नहीं रह सकते वो। उस सूरत में फॉर सम टाइम यू नीड टू एब्सटेन फ्रॉम रिलेशनशिप्स। लेकिन रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में रहते हुए ही सॉल्व करे जा सकते हैं। आप अकेले अपने ऊपर काम कर सकते हैं, मगर जब आपके ट्रिगर्स आएंगे वो अकेले तो नहीं आएंगे, वो उसी वक्त आएंगे जब आप रिलेशनशिप में होंगे। अब आप रिलेशनशिप में रहते हुए उन ट्रिगर्स के ऊपर कैसे काम करेंगे? देन इट्स नॉट अ सोलो वर्क, इट इज द वर्क दैट यू डू विद योर पार्टनर। ये दो लोगों का काम है, और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आप अकेले हल नहीं कर सकते, वो रिलेशनशिप में रहते हुए ही हल होंगे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर निकलने के बाद आप अपनी चीजों को जान के फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और हेल्दी रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो फिर आप वो प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो तो आएंगे। ट्रिगर क्या होता है? गोइंग बैक। जैसे आपने ट्रिगर दबाया तो गन निकल के बाहर गई, तो ट्रिगर मीन्स दैट एन इंसिडेंट, एनी अकरेंस टेक्स यू बैक इनटू द इवेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट में। और रिलेशनशिप में ट्रॉमेटिक इवेंट्स तो अगर किसी ने आपसे किसी वे में बात कर दी, गुस्से से बात कर दी, किसी बुरी तरह बात कर दी जो आपका पिछले रिलेशनशिप को ट्रिगर कर दिया, या आपके किसी बचपन के ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया, तो आप वो वहीं पर बैठ के उसको हल करेंगे ना। बिल्कुल। तो सो वर्किंग विद ट्रिगर्स, वर्किंग विद योर पार्टनर्स। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों इन्वेस्टेड हों इनफ वर्क करने के लिए, अपने आप पे भी और रिलेशनशिप के ऊपर भी। आमतौर पे कपल्स काउंसलिंग में क्या होता है हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कपल्स काउंसलिंग से, मैं यूजुअली नहीं करती। ओके। खातून आती हैं, हस्बैंड को साथ लेकर आती हैं और कपल्स काउंसलिंग करनी चाहती हैं। अब वो ऑलरेडी किसी थेरेपी में होंगी, बिकॉज women आर मोर अवेयर इन दैट रिगार्ड, हस्बैंड्स आर नॉट। और हस्बैंड आके ये कहते हैं कि जी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने कहा कि भाई तुम आओ। अच्छा। अब आपके इतने सारे अपने मसले हैं, तो रिलेशनशिप में आपके मसले तो आएंगे ना। बोथ द पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग देयर ओन मटेरियल, देयर ओन बैगेज इनटू द रिलेशनशिप। तो जब एक वर्क कर रहा है अपनी ग्रोथ के ऊपर और आप नहीं कर रहे हो, तो फिर इम्बैलेंस ग्रोथ हो रही है ना, तो रिलेशनशिप तो यूं हो जाएगा। वो हालांकि बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और माजरत के साथ टू पाकिस्तानी मैन डोंट इन्वेस्ट इन देयर पर्सनल डेवलपमेंट। ट्रू। या और वो सेल्फ अवेयर भी नहीं होते। काइंड ऑफ बात। हाँ, आपकी बिल्कुल सही है। और इसी वजह से शादियों के अंदर औरतें कंट्रोल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज डे इन डे आउट फेस करती हैं, और फिर खुद थेरेपी में जाती हैं। क्योंकि वो जो रूट है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो रेडी ही नहीं है अपने उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे तब तक आप उन चीज़ों को बेहतर कर ही नहीं सकते। आई एम होपफुल, क्योंकि एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो यंग जनरेशन है आजकल की 30 एंड बिलो, वो लोग विलिंग हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। वो लोग शादियों से पहले कपल्स काउंसलिंग करते हैं। ओके। इस चीज़ का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ रहा है कि ओके वी आर गेटिंग मैरिड,
and we want to be together, let's work on our relationship and see कि हमारे, क्योंकि हर एक दो इंसान जहाँ कहीं भी रह रहे होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते ही हैं, और उनको रिजॉल्व करना और एक ऐसी जगह पर आना where you can coexist amicably. सो देयर इज़ वन क्वेश्चन इन माई माइंड, जैसे कि आपने कहा कि जो मर्द हजरात होते हैं पाकिस्तानी स्पेशल अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर ही, वो अपनी पर्सनल या मेंटल ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करते, तो व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान में ऐसे मतलब के स्टूडियोज़ हैं या कोई ऐसी थेरेपी वगैरह होती है कि जिसके थ्रू वो कर सकें, या आप ऐसी कोई थेरेपी अगर वगैरह करवाती हैं या ग्रुप थेरेपीज जिसके ऊपर वो अगर आपको ज्वाइन करना चाहें तो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर सकें? नहीं, बिल्कुल, देखिए पर्सनल थेरेपी तो अवेलेबल है ही, और देयर आर मेन हु आर इन्वेस्टेड जो आते भी हैं और अपनी थेरेपी में डेडिकेटेड भी हैं। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये नोट की कि मेन आर मोर इंटरेस्टेड इन आवर मेडिटेशन सर्कल्स देन विमेन। नाइस। यस, तो आई थिंक उनके अंदर भी एक अवेयरनेस और एक नीड कि हाँ मुझे भी डी स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो बेचारे जो हैं उनको तो अपने इमोशंस निकालने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सुबह उठो, मशीन की तरह काम पे जाओ, वापस आओ, रोना तुमने नहीं है, शिकायत तुमने नहीं करनी, इमोशंस तुम दिखा नहीं सकते। तो उनके पास मेरे ख्याल से अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना और मेडिटेशन के अंदर एक सुकून हासिल करना वर्क्स फॉर देम, बिकॉज मेन वर्बली ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होते। बिल्कुल। उसके अलावा हम लोग वेरी सून वुमेन ग्रुप थेरेपी तो है ही हमारे पास, लेकिन हम बहुत जल्दी मेंस ग्रुप थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, वेयर मेन कैन फाइंड देयर ओन एवेन्यूज टू शेयर एंड टॉक एंड मे बी नॉट इवन टॉक, एक्सप्रेस हाउएवर दे वांट। दैट्स नाइस। सो यानी अगर कोई बंदा जैसे लाइफ में बहुत सी चीज़ें फेस कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बीइंग का कॉर्पोरेट सेक्टर हम लोग खुद भी काम कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सी चीज़ें, ऑफिस का स्ट्रेस होता है, बॉस के प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस होता है, घर की प्रेजेंटेशन, घर की मामलात की बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऑफकोर्स मेडिटेशन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स के जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारी पहले ही बात हुई थी कि हमें लगता है बीइंग अ बॉय या बीइंग अ मैन, आप ये समझ लें कि हम जिम के बहुत ज़्यादा पीछे भागते हैं, ठीक है, और लड़कियों का ज़्यादातर जिम के साथ योगा पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। व्हाट यू थिंक कि योगा लड़कों को भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस पे लोगों के मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि योगा की एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ लड़कियों की हद तक ही होनी चाहिए और जिम जो है वो लड़कों का हद तक होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, देखें बॉडी दोनों के पास है, अल्लाह मियाँ ने मसल्स, बोन्स, फाशिया, सब नर्व्स दोनों को इक्वली दिए हैं, और दोनों को ब्रेन्स भी ऑलमोस्ट इक्वली दिए हैं, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन डिफरेंसेस के अलावा जो हार्मोन्स विमेन में सीक्रेट होते हैं या जो मेन में होते हैं, उसके अलावा एक ही चीज़ है ना, बने हुए तो एक ही कॉम्पोजिशन में है। बिल्कुल। जितना ज़्यादा ज़रूरी मर्दों के लिए वेट्स और जिम हिट करना है, उतना ज़्यादा ज़रूरी विमेन के लिए भी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, आई विल स्ट्रेस ऑन इट, कि औरतों के लिए जिम में जाके वेट्स उठाना बहुत क्रूशल है, स्पेशली जब वो 35 क्रॉस कर जाती है। ओके। और अप अंटिल 70 बिल्कुल करना है। True. इसी तरह डूइंग योगा does not make you a feminine person, कि वो योगा तो लड़कियां करती हैं, योगा लड़के भी कर सकते हैं। लड़के अपने मसल्स को स्ट्रेच ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम करते हैं। अच्छा, and it's not just about muscles and bones and mobility and flexibility, it is also yoga is following your breath, body की movement breath के साथ move करने को योगा कहते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी हम ट्रॉमा की बात कर रहे थे और हम ये बोल रहे थे कि लोग अपनी बॉडी के अंदर कंफर्टेबल नहीं होते, सेफ नहीं फील करते जब हम योगा करते हैं। और मैंने योगा की जो ट्रेनिंग की उसका मेजर पर्पस ही यही था कि आपके नए न्यूरो पाथवेज बने, आपके जो ब्रेन के कनेक्शन साइनेप्सिस कट गए हैं वो जुड़ने लगे। अच्छा, ट्रॉमा ऑन ब्रेन किस तरह होता है? जैसे कि कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, टेलीफोन का,
जहाँ पे एक इदारे की तारें दूसरे इदारे से कट गई हैं। ओके 3 हेमिस्फीयर समझ लें, एक हमारा होता है लॉजिकल ब्रेन, एक होता है इमोशनल ब्रेन और एक होता है प्रिमिटिव ब्रेन, जिसमें हमारी फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स होती है, जो इसको हम अपना जानवर वाला ब्रेन कहते हैं। ये 3 ब्रेन्स होते हैं और ये तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। थ्रेट आया, शेर आ गया तो अलार्म बजने लगेगा, पॉम्प पॉम्प पॉम्प, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। फिर वहां से वो इमोशन आएगा। अब इमोशन वाला बोलेगा, पूछेगा उससे कि भाई शेर आया है या नहीं आया, वो कहेगा नहीं आया, इट्स ओके, मत डरो। ये वाले कनेक्शंस ट्रॉमा की वजह से कट हो जाते हैं। ओके तो वो फाइट फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता रहता है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस होती रहती हैं, हार्ट बीट तेज रहती है, हर वक्त हाई अलर्ट रहते हैं, जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। डिप्रेशन भी इस वजह से आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाती है। ये सारी चीजें हमारे डिफेंस रिस्पॉन्सेज हैं। इमोशन अलग बन रहे हैं, थ्रेट अलग हो रहा है, लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा है या नहीं है। जब हम योगा करते हैं तो फिर हम बॉडी के साथ अपना जो माइंड का कनेक्शन बनाते हैं, उसके अंदर ये साइनेप्सिस जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ जाते हैं और आप अपनी बॉडी के अंदर सेफ फील कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा काम हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल रेगुलेशन बेटर हो जाती है और आप एक बेटर फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। ओके अच्छा, एज डिस्कस जो कि हमारा ऑलरेडी डिस्कस हमने पहले किया कि योगा जो है वो ऑफ कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड एंड आई बिलीव कि आपका अपना स्टूडियो है, ठीक है, जिस पे आप योगा करवाती हैं और आई बिलीव कि योगा के अलावा और भी बहुत कुछ करवाती होंगी, ठीक है। उस पर थोड़ी सी मुझे डिटेल्स बताएं कि आपका बेसिकली जो स्टूडियो है उस पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, और किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना हो या कोई ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि बहुत से लोग फेसेस करते हैं चीज़ों को लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाते कि सोसाइटी क्या सोचेगी, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आई बिलीव कि ऐसे स्टूडियोज़ या ऐसे क्लिनिक्स वगैरह बहुत कम हैं जहाँ पे आप अपनी मेंटल ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मुझे जर्नी को बताएं। ओके सो हमारा स्टूडियो जो है वो माइंड एंड बॉडी थेरेपी के ऊपर उसकी फ़िलॉसफी बेस्ड है। कि माइंड बॉडी को एंगेज किए बगैर इम्प्रूव नहीं हो सकता और बॉडी माइंड को एंगेज किए बगैर इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं और एक साथ हार्मनी के अंदर काम करती हैं। हमारे यहाँ योगा क्लासेस होती हैं, नॉट जस्ट योगा क्लासेस, हमारे यहाँ विमेन मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि फीलिंग सेफ इन द बॉडी, उसके लिए एक्सटैटिक मूवमेंट क्लासेस होती हैं एंड मेनी अदर वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड एवरीथिंग, सपोर्ट ग्रुप थेरेपी फॉर विमेन और पर्सनल थेरेपी। सो बेसिकली इस स्टूडियो का आइडिया ये है कि एक 4 दीवारी ऐसी हो जो खुद इन इट सेल्फ अपने इंटीरियर से लोगों को थेरेपी और एक सुकून की फीलिंग फराहम करे। हम वहाँ मेडिटेशन भी करते हैं और हम वहाँ पे डिफरेंट अदर ड्रम सर्कल्स एंड मतलब there's array of things that the space has avenue to do और basically वो ये है कि एक holistically हम लोगों को एक स्पेस दें जहाँ उनकी अवेयरनेस और उनकी बॉडी की फंक्शनैलिटी और इमोशनल फंक्शनैलिटी एनहांस हो। वी कैन लिव better life, much more improved and healthy life. That's nice. अगर किसी को कांटेक्ट करना हो कि आपकी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकता है? They can connect me through my Instagram page or my WhatsApp. We have a WhatsApp community as well. So सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। Cool. इनकी इंस्टाग्राम का आईडी और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको भी कांटेक्ट करना हो या जिनको भी ज्वाइन करना हो उनसे व्हाट्सएप पे भी मैं नंबर इनका ऐड कर दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी कांटेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। एंड पर्सनली आई गारंटी हूँ आपको स्टूडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जब मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया था तो मुझे लगता था मेरा स्टूडियो सबसे बेस्ट है, लेकिन जब मैंने इनका स्टूडियो विजिट किया तो मुझे लगा नहीं, मैं बहुत पीछे हूँ। सो स्टे ट्यून। आई बिलीव आज के पॉडकास्ट आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।